हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है बायोलॉजिकल चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर कई मायने में कई क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना जो है सिर्फ इसका जो सिलेबस है वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट रखता है मान्य। हम जो आज करेंगे टिश्यू एंड अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड, यहाँ पर जो हम करेंगे टिश्यू के बारे में करेंगे और उसके संगठन के बारे में करेंगे कि टिश्यू में कौन कौन से संगठन क्षेत्र होते हैं जो कि उनको एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, साथ में हम बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर, टिश्यू के कैसे उसकी जो है फंक्शन क्या होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो बहुत कुछ और भी चीज़ें जो हमारे लिए इसमें हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Friend, our next topic is animal tissue. The animal tissue is the most important for exam view the animal tissue. As in a plant tissue in animal are also be a various type which perform a different function. See the flow chart given below. Here is a animal tissue. There is a function of different categories. The epithelium tissue, connective tissue, and muscular tissue or nervous tissue. I have to study in this lesson there epithelial tissue, connective tissue, and muscular tissue and nervous tissue. There is a first is epithelium tissue is a protection by the covering, secretion, and the absorption. And second is the connective tissue is a winding, support, and transport. And third is a muscular tissue. There is a movement and locomotion for the body. And the nervous tissue is a control and coordinator of different parts of organism. There is a first is a epithelium tissue. Here is the epithelium tissue is the structural characteristic. The cells forming the epithelial tissue are the closely packed with the non-intracellular space in between and arise from the non-cellular basement membranes are not supplied with the blood vesicles. There is a function of epithelial tissue line their surface, help in the absorption, secretions, and also bear a protoplasmics projections such as their cilia. They are shown in this figure, and there are shown their tables of epithelium tissue. Here table there is a aqueous epithelium. Their structure is the flattened shell with the central place of nucleus have a irregular margin. And location is a lining of air sac in the lungs. And there is a linings of the kidneys, tubules, lining of the blood capillaries. And function is for the exchange of oxygen and carbon dioxide, for absorption, for exchange of material. The second is a cuboidal epithelium. There is a cup-like cells with their central place of nucleus cells appear polygons
and there is a linings of salivary and the pancreatic duct for absorption. There is a working of absorption. And third is a ciliated epithelium. They have a cilia at the free ends, and there are leaving of kidney and tubular. There is a flow of the appendix filtrate. And the next is a fourth the commular epithelium. The long column like cells such the each with their nucleus at the vessel end, and there is a lining of stomach intestine secretion and absorption for this. And fifth is ciliated columnar epithelium. There is cilia at the free ends and the linings of the trachea. The flow of the fluid is the particular direction. And six is a brush awarded as columnar epithelium. There must fluid at the free end, fluid looking like a blisters of brushes, and the lining of intestine, the increasing of surface area absorption. Here show this picture the structure of different kind of epithelium tissue. There is a different type of epithelium tissue. The first the basement membrane, central spherical nucleus, basement membrane, cilia, and there are different types of epithelium tissue in animals. If the epithelium cells are the single layer, therefore a simple epithelium. It is the epithelium cells are arranged in the many layers. They form a compound. Epitheliums are certified epithelium many layers. Certified epitheliums is present in the body where there is a lot of wear and tear. For example, of skin and inner lining of cheeks. दोस्तों प्राणी ऊतक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने उससे पहले जो है प्लांट के बारे में पढ़ा था, यानी जो पादप ऊतक के बारे में डिफरेंट पढ़ा था और उसके जो है फ्लो चार्ट को भी देखा था। अब जो है हमारा प्राणी ऊतक के जो है फ्लो चार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। कहते हैं जैसे कि पौधे में होता है, प्राणियों में भी विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। नीचे दिए गए प्रवाह चार्ट जो है कुछ इसी बात को दर्शाता है। अब देखिएगा कि यहाँ प्राणी ऊतक के जो फ्लो चार्ट है वो क्या कहता है। तो पहले तो है प्राणी ऊतक, जिसमें जो है उपकला यानी एपिथेलियम्स, संयुक्त ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। ये चारों चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो टिश्यू के अंतर्गत आता है। पहले उपकला जो है एपिथेलियम ऊतक जो होती है ऊपर से ढककर आवरण कर और अवशोषण कर शरीर की रक्षा करती है, जो कि ऊपरी आवरण एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। उसके पश्चात है संयोजक ऊतक। एक ऊतक के दूसरे ऊतक के साथ बांधता है, सहारा प्रदान करता है, परिवहन करता है, जैसे कि आपका घुटने होते हैं। तो ये जो होते हैं संयोजक ऊतक कहलाती है। उसके बाद है पेशिक ऊतक, ये जो है गति संचलन प्रदान करती है, यानी किसी चीज़ में गति प्रदान करती है। उसके बाद तंत्रिका ऊतक, ये तो पता ही होगा आपको, इसमें नर्वस सिस्टम सारे आते हैं, नियंत्रण एवं संवहन के कार्य करता है, यानी कोऑर्डिनेटर के काम करता है। सारे बॉडी का जो है नियंत्रण इसके ही अंतर्गत रहता है। सबसे पहले हमारे समझ आता है उपकला यानी ऊतक एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम टिश्यू जो होती है इसका जो है संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कहते हैं एपिथेलियम ऊतक बनाने वाले कोशिकाएं होती है, ये पास पास सटी हुई होती है और उसके बीच जो है अंतर कोशिकाएं अवकाश नहीं होता है। अवकाशों की आधारी झिल्ली से उत्पन्न होती है। इसमें रुधिर वाहिकाएँ नहीं पाई जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसको रखता है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका जो है कार्य क्या होता है, क्या फंक्शन होती है। यह ऊतक सहाओं का ढकता है और अवशोषण में मदद करता है और स्वायत्त करता है, तथा इस पर जो है जीवित द्रव्य वही पोषण की मौजूद हो जा सकते हैं, जैसे कि सीलिया में देखने को मिला था। अब कहते हैं कि एपिथेलियम ऊतक के प्रकार कार्य के बारे में जो है हम कुछ चार्ट से भी समझ सकते हैं जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है। कहते हैं प्रकार क्या, देखिए सल्कीय उपकला यानी एपिथेलियम, सेवेक्समम एपिथेलियम संरचना क्या होती है। कोशिकाएं चपटी होती है जिनके केंद्र में स्थित केंद्रक और अनियमित बाहर सतह होती है। यह स्थान कहाँ पाया जाता है, फेफड़े के वायु में कोशिका स्तर पे या किडनी की नालिकाओं में स्तर पे यानी बुक्कक की नालिकाओं में पाया जाता है, और इसमें जो है रुधिर कोशिका का स्तर होती है। इसका कार्य जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को जो है विनिमय करना होता है, और दूसरा कार्य जो होता है अवशोषण के लिए कार्य करता है, पदार्थों का परस्पर विनिमय करता है और अवशोषण के लिए तो करता ही करता है। सेकेंडली जो है धनाकार उपकला यानी एपिथेलियम क्लूवेड बंडल कहलाता है। ये धन जैसी कोशिकाएं जिनके जो है केंद्र में स्थित केंद्रक कोशिकाएं बहुभुजित प्रतीत होती है। ये जो होता है लार एवं अग्नाशय वाहिकाओं के सतर लार एवं श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, ये अवशोषण के कार्य करता है जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष तीसरा जो होता है वो होता है जो है पक्षमाभावी उपकला यानी सिलरोसिस एपिथेलियम। ये दोस्तों जो होती है युक्ति सिरों पर जो पक्षवा सिलसिला मौजूद होती है
और कहते हैं ये किडनी वाहिकाओं का स्तर होता है, यानी बुक्का वाहिकाएं होती है, यानी किडनी के स्तर पे होती है, ये स्वतन के लिए ही इंपॉर्टेंट रहती है। उसका चौथी बात आता है स्तंभ काल उपकला यानी क्लेमोयर्स एपिथेलियम। कहते हैं ऊंची स्तंभकार कोशिकाएं जिनकी आधारित सिरों पर जो है केंद्रक मौजूद हो रहते हैं। ये जो होता है आमाशय और आंत के सतर में पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको कार्य होता है। एक विशेष दिशा में जो है तरल पदार्थों का वाहन करती है, यानी ये देखिएगा तो एक ही दिशा में जो है, यानी जो इसके फिक्स होते हैं उसी दिशा में जो है सभी तरलों को क्या करते हैं, वाहन करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पांचवा पक्षाम्भी स्तंभकार उपकलाशिली यामी स्तंभकार एपिथेलियम, यानी जो होता है ये मुक्त सिरों पर जो है पक्षाम सिलिया प्रेजेंट होती है। ये श्वसन नली का स्तर होता है, यानी श्वसन नली का जो है स्तर इसी से बना होता है। इसका कार्य जो होता है स्वयं और अवशोषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद है आपके समक्ष जो है ब्ररूस्ट बंडरयुक्त यानी स्तंभकार उपकला यानी वृष बॉर्डर्ड विलियन एपिथेलियम। इसका जो होता है युक्ति सिरों पर अनेक कलन होती है और ये जो होता है आंत्र का स्तर होती है। ये अवशोषण के लिए सबसे बड़ी क्षेत्र बढ़ोतरी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। अब यहाँ पर जो है कुछ डायग्राम शो किया गया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा है। सारे चीज़ों को यहाँ पर जो एक साथ शो कर दिया गया है। तो विभिन्न उपकला यानी एपिथेलियम ऊतकों की संरचना यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। सारे ऊतक संरचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहता है और आपका प्रैक्टिकल व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो सभी में देखिएगा सिलिया कहीं कहीं प्रेजेंट है, कहीं जो है केंद्र गोलाकार होती है, आधारित झिल्लियाँ पाई जाती है, आधारित झिल्ली होती है, ठीक है। जीव द्रव्य पाया जाता है शल्कीय एपिथेलियम में, स्तंभ एपिथेलियम्स है, ठीक है। तो सबका जो है अपना एक जैसा ही कार्य रहता है, लेकिन ये जो है मनुष्य में या एनिमल्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी अपना अदा करता है, जो कि इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है। कहते हैं यदि एपिथेलियम कोशिका केवल एक परत में जो व्यवस्थित होते हैं तो ये सरल एपिथेलियम बनती है। यदि एपिथेलियम कोशिका अनेक स्तर में व्यवस्थित होती है तब वह जटिल अथवा स्तरीय एपिथेलियम यानी बहुस्तरीय बनाती है। स्तरीय एपिथेलियम शरीर के उन भागों में भी पाया जाता है जहाँ पर अधिक टूट फूट होती है, उदाहरण के लिए त्वचा, गालों का जो है आंतरिक सतर आदि। तो इन क्षेत्रों में भी जो है इन ऊतकों का पाया जाना जो है एनिमल्स को एक विशिष्ट और अच्छा बनाता है और इसको जो है संरचनाओं को जो है विशिष्ट रूप देता है। The next topic is connective tissue. The important topics of connective tissue. The connective tissue has a two component. Is a matrix, the ground and substance as a cells. The matrix and the cells are important for a connective tissue. The matrix and cells are different in a different connective tissue. Show this in pie chart. There is graphing. So the types of connective tissue is the proper and fluid and supporting. The three types of connective tissue: proper, supporting, and fluid. The supporting is divided by the two type cartilages and bone. Cartilages and bone means cartilaginous bone and simply bone. The proper bone divided by the three types: laurels and the adipose and the fibrous. The fluid is the blood and lymph. There is important types of connective tissue in this shown in the chart. The first is a proper connective tissue. The areolar tissue is the first. Most widely is separated the connective tissue. The cell forming the tissue are the fibroblasts, which is formed to the yellow elastins with the white collagenous fiber matrix, and there are macrophages, which help to the influence bacteria and macropathogen, and muscle cells, which is the secrete heparins pain there that is help in the clotting of blood. The second is adipose tissue. It has a specialized cells which is a store fat and provide help in their forming of paddings. The fibrous, it is mainly made up to the fibroblasts. It is a form of tendons and the ligaments. There is a show in this picture different types of tissue. There is the elastic cartilages, aceritic cells, elastic fiber, serrating cells and matrix, serrating cells and collagen fiber. They are important. Here show also the others bones are the show in this picture. Their head spongy have with the red bone marrow, compact bone, a spongy bone with the yellow bone marrow, stud species and peristome. There is a matrix convergence and osteocytosis, cytoplasmic connected. There are others part and present in this figure. The here show their
compacted bones and the arteries and the veins, the Harboson's canal, the connective bone is a layer is a lamellus, and there is an importance for the human's organ. Here also show that neutrophils, eosinophils, basophils, and platelets. There is a lymphocytes and the white blood cells, monocytes. There are some representative types of connective tissue for the human body. There is a B part is the supporting connective tissue. Their supporting connective tissue is two types, cartilages and bone. There is a matrix is composed of condylarths. The cells lies within the matrix singles are the groups of two or four surrounded by the fluid filled space. The cartilages may be elastic was the matrix has a yellow fiber as in the pinna of the ear. There is important the ears of over the pinna is this is a made by the cartilages bone and the nose also. There is a other side is a bone. There is a matrix composed of oxygen and the matrix also is containing salt and calcium, phosphorus and the magnesium. The matrix is a mammalion's long bone such as the thighs bone is arranged in the concentric ring. The osteocytes as a bone cells lies on the lamellar concentric rings in the matrix. Osteocytes give out of branches of processes which join with the walls of the adjoining cells. Some bones have a central cavity which contain a tissue that produce a blood cell. The substance contained in the bone cavity is called bone marrow. And cartilage is flexible as a strong types of connective tissue in the most of the vertebra, but as usually occurring to the part of their endoskeleton. There is a bone. The bone are of two types, spongy and compact. In a spongy bone is the bone cells are irregularly arranged. Such bones are found at the end of the long bones. And other side is the cartilages. The cartilages can be calcified. There is a calcium salt and deposited in there as a head of long bone. And the bone is in the compact bone. Cells are arranged in the circles or the lamellae around to the central canal. There are Hebridesian canal. The next is C, the fluid connective tissue. The blood and levels are the two from a fluid connective tissue. The blood, it is a complex of blood cells and plasma from the matrix. The blood cells are red blood cells, erythrocytes, and transport for oxygen and carbon dioxide. And second is a white blood cells, a lymphocyte. There is a function is a defense against bacteria and virus and other inverted. So white blood cell is important for a human body. And third is a platelets, a thermobiocytes. They help in the clotting of blood. Platelets is important for our body because it is a help in the clotting of blood. There is a clotting of blood reason by platelets. The plasma is an extracellular fluid matrix of ground substance. It is containing a large number of proteins such as a fibrogen and amphibian. There is globins to be transported to the various part of the animal's body for a various purpose. The next topic is muscle tissue. This is a composed of long excitable cells containing a parallel macrofigment of their contractile protein as well as actins, mycins, troponins and the tropomycin. Because of it is a elongated shapes, muscle cells is called a muscle fiber. The muscle fiber are vertebrate are there three different types: striated, unstriated, and cardiacs. Cardiacs is important according to the shape and function is mentioned in this table. Here types of muscle fiber. The first is saturate is a voluntary skeleton. Saturate means voluntary and skeleton. Their names represented. And second is a unsaturated involuntaries. And third is a cardiacs. There is a first of all location that attached to the skeleton like a head, limbs, face, etc. And unsaturated is in the walls of body organ like a stomach and intestine. And cardiacs is the walls of a heart. There is a made of wall of heart is a cardiacs. And the shape, you can notice cylindrical unbranched fiber. My fibrous is arranged in their cytoplasma that there are situations seen. There is a spindle shape tapering and no such strain is seen as the microfiber are not uniformly arranged. And
Cardix is the egonotis cylindrically branches and strain is steep scenes. The Sarcoloma is the thin and the tough membrane sacrolemas of the fiber and cell. The thin cell membranes, no sacrochima. Very thin is the cardials. There is a nucleus, multinucleated peripheral nucleus, and here unnucleated central placid. On the nucleus is each unit central placed. The blood supply reaches, and here is a poor, and here is a riches. And the intercadal disc is absent, a voluntary contact with the will. There is a absent, and here is a cardex is a present. So there is a voluntary contact with it at a will, and involuntary here both side. They here show the smooth muscle fiber. There is smooth muscle fiber is the most important. There is a naming level diagrams. There are nucleus, cytoplasma, cell membranes, and muscle cells present on smooth muscle fiber. And second is a cardiac muscle fiber. Here interacted disc, nucleus, side branches, and fended strands, and cell membranes and cytoplasma also present. The muscle fiber has been flowing characteristics. The excitability responds to the stimulus, and extensibility is a stretch, and contractibility means contract, and elasticity is a move back to the origin position for the features of muscle fiber. यहाँ पर जो दोस्तों हमने संयुजक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है। देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर को जो है निर्माण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है यानी संयोजक ऊतक, ये बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है। कहते हैं संयोजक ऊतक जो होते हैं दो संगठन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अधात्री भरण पदार्थ और एक कोशिकीय। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। विभिन्न प्रकार के भोजी ऊतकों में से अधात्री कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है। यानी जहाँ पर आपने देखा कि अधात्री जो होते हैं ऐसे ऊतक के प्रकार, तो इसमें जो बताया गया है यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से ऊतक के प्रकार बताए गए हैं। पहला जो है हमारे समक्ष जो है यथार्थ है यानी प्रापर है, आधारी है यानी स्पोर्टिंग है, आधारित यानी सपोर्टिंग, अंतरण यानी फ्लूइडिड है। तो इसमें जो है तीन प्रकार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है संयुतक को। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रॉपर यानी प्रॉपर जो होती है यानी यथार्थ, इसमें जो है एरियोल्स, वीसियल्स, रेशियो आते हैं, जबकि आधारित यानी सपोर्टिंग में आते जो है उपस्थि आते हैं, अस्थि आते हैं। यानी उपस्थि का मतलब होता है कार्टिलेजिस एंड अस्थि का मतलब होता है बोन। और यहाँ पर जो है तरल यानी फ्लूइडिटीज में जो आता है रुधिर और लसिकाएँ आती है। तो इनके जो है हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि हर का एक अपना एक महत्व होता है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारे समक्ष है वो है आपको डायग्राम। यहाँ पर जो है डायग्राम में कुछ जो है ऊतकों के बारे में बताया गया है, जो है यहाँ आप देख भी सकते हो। विश्वात्री, अधात्री जो है मैक्टोरिक, सब चीज़ के बारे में बताया गया कि कौन सा ऊतक जो है किस तरह से दिखेगा। देखिए दोस्तों अगर ये ऊतक के बारे में समझ लेते हो ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि कभी कभी जो है ऊतक को देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि ये ऊतक किस लिए और किस बिलोंग करता है। सबके अपने अपने नामकरण है, तो इसके जो है आप लेवल जब बनाओगे एग्ज़ाम में आएगा तो जो है आपको नाम भी याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको नाम भी दिख रहा होगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक बोन भी दिखाया गया है जिसमें शीश, स्पंज, अस्थि में लाल अस्थि मज्जा, सघन अस्थियाँ, स्पंज हड्डियों में पीला अस्थि मज्जा, सैफी अधिकांडा, तो सारे कुछ जो है प्रेजेंट रहती है, जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो हमारे पास यहाँ पर है, आप नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे डॉट डॉट जेब पदार्थ दिखते होंगे। तो पहला जो है श्वेत कोशिकाएँ हैं, उसके साथ लसिकल जो है फ्लोमोसाइट्स है यानी एक केंद्र है, उसके बाद है मोनोसाइट्स, उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद है इसोफिल है, उसके बाद है वेसोफिल यानी इसको क्षार का रागी कहते हैं। उसके बाद जो है आपको प्लेटलेटस यानी जिसको हम बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेटस जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस सब के बारे में हम जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे कि इनका जो है कार्य क्या है, आखिर किस कार्य के लिए दक्ष है, और इनका जो है क्या हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट रोल है और क्या इम्पोर्टेंट रोल ये निभाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है यहाँ पर यथा संयोजी ऊतक। देखिए यथा संयोजी ऊतक जो पहला था उसमें जो हमने देखा था एरियोल्स ऊतक देखा था। तो एरियल ऊतक क्या होती है?
सबसे अधिक व्यापक रूप से पाए जाने वाले संयोजक ऊतक होता है। ये सबसे अधिक जो है यही चीज़ पाया जाता है जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। इस ऊतक में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाएं होते हैं जो कि इसको बहुत ही विशिष्ट बना देता है। कहते हैं इसमें जो हमारे जो अगला पढ़ा था हमने रेशो कोरक यानी फाइब्रोब्लास्ट पढ़ा था, जो कि अधात्री की पीली यानी स्टोलिस्टिन और सफ़ेद जो है कैलेजन रेशे बनाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा भी होगा ऐसे फाइबर। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है महाभक्षाणु यानी मैक्रोफॉस, ये जो है जीवाणु तथा सूक्ष्म रोगाणुओं के परिग्रहण में सहायता करते हैं। उसके बाद है मास्ट कोशिकाएं, ये जो होता है जो हेपरोइंस का स्वेद करती है, हेपरोइन रुधिर संगठन में मदद करता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद है वैश्य यानी एपिडोपोस ऊतक यानी वैश्य ऊतक। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें वासा संचलित रहती है, यानी इसमें जो होता है दोस्तों वासा संचलित होती है, इसलिए इन्हें वासा कोशिकाएं भी कभी कभी कहते हैं। वासा कोशिकाएं आंतरिक अंगों के चारों तरफ जो है गरेदार पट्टी बना देती है। देखिए जो बासा होगा, अगर बासा नहीं रहेगा तो आपको जो है बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जिसमें देखते हो जो बहुत हड्डी होते हैं, पतले होते हैं, उनको हम सही दृष्टि से भी नहीं देख पाते कि भाई ये बंदे है कैसे। तो जो बासा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ अदा करता है। उसके पश्चात है रेशीय ऊतक। देखिए रेशीय यानी फाइबर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मुख्य जो है रेशो कोश जो है इसमें रेशे को कोरकों का बना होता है। ये ऊतक जो है स्नायु तथा कंडरा बनाता है, यानी स्नायु जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जोड़ देखते हो वहाँ पर स्नायु अगर उत्पन्न नहीं होती है तो आपको चलने में जो होता है दर्द होती है, तो स्नायु का भी एक अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है दूसरा जो है आधारीय संयोजक ऊतक। देखिए आधारीय संयोजक ऊतक आपने देखा था कि उसमें दो चीज़ों में कन्वर्ट हुई थी, एक कार्टिलेजिस में कन्वर्ट हुई थी, एक हुई थी अस्थि यानी बोन में। ठीक है, तो यानी उपास्थि में थी और एक अस्थि थी। दोस्तों अगर कार्टिलेजिस आ जाता है तो याद रखना वो उसे उपास्थि कहते हैं, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये आपके कान होते हैं, नाक के ऊपर वाले पार्ट होते हैं, तो ये सारे कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है, ये बोन होते हैं बट ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बोन होते हैं, तभी तो देखते हो कान में अगर आप छेद करते हो तो इसका कोई असर आप लोगों पर अधिक नहीं पड़ता है। ठीक है, और वही बोन में अगर छेद किया जाए तो वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध होता है। तो ये कार्टिलेजिस बोन होते हैं। ठीक है, इसकी जो है कहते हैं जो सबसे पहले हमारा उपास्थि आता है यानी कार्टिलेजिस बोन है, उसकी क्या विशेषता है, कहते हैं इसकी धात्री जो है कैंड्रीन की बनी होती है, और यह धातु में कोशिका या तो एकल रूप से अथवा 2 या 4 के समूह में स्थित होती है। इन कोशिकाओं के चारों तरफ से जो है तरल में भरे हुए स्थान होते हैं। उपास्थि लचीले हो सकती है जिसका धातु में पीले रेशे होते हैं, जैसे कि बाहरी कान जो है कर्णपट्टल में होता है, यानी आपने पीनिया से देखा होगा कान के, तो उसमें जो है ये पाया जाता है। यानी आप कान को भी छुओगे, जितना मरोड़ोगे तोड़ोगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कार्टिलेजिस बोन्स के बने होते हैं। आगे दूसरा पार्ट ये बताता है अस्थि। देखिए दोस्तों इसको जो है अधात्री यानी असीन की बनी होती है, और अधात्री में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लवण भी विद्यमान होते हैं। तभी कहते हैं ना कैल्शियम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है बोन के लिए। असंधारियों की लंबी अस्थियों जो है दर जैसे कि जांग की अस्थियों में अधात्री संकेतित बल्लियों के रूप में व्यवस्थित होती है। देखिए यहाँ पर अस्तव अणु यानी अस्थि प्लस अणु अस्थि कोशिकाएं पटिकाणु पर अधात्री संकेंद्रित बल्ले पर व्यवस्थित होते हैं। कहते हैं अस्ताव अणुओं में जो सकित प्रबंध निकलते हुए होते हैं, जो कि सीमावर्तीय अस्त्र अणुओं के प्रबंधन के साथ जुड़े होते हैं। कुछ अस्थियों में एक केंद्रीय गुहा विद्यमान होती है जिसमें एक ऊतक होता है जो कि रुधिर उत्पन्न करता है। अस्थि गुहा के भीतर स्थित पदार्थों को जो है अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, जो अंदर उपस्थित होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। इसका सेकेंड पार्ट यही बात बताती है कि अधिकांश जो है कोशिकाओं को उपास्थि नम यानी लचीला और जो है सशक्त प्रकार की संयोजक ऊतक होती है। आमतौर पर ये उनके जो है अंत कंकाल का कार्य भी करती है। दूसरा जो है अस्थि, उसमें अस्थियों की 2 प्रकार की होती है, स्पंजी और ठोस। स्पंजी अस्थियों में कोशिका अनियमित रूप से व्यवस्थित होती है। ऐसी अस्थियां लंबी अस्थियों से सिरों पर पाई जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके पश्चात है उपास्थि। देखिए उपास्थि जो होती है
कैल्सीभूत हो सकती है। ऐसी उपास्थि की जो है धात्री में कैल्शियम लवण जमा होते हैं। कैल्सीभूत उपास्थि लंबी अस्थियों के सिरों पर पाई जाती है। देखिए ये जो उपास्थि होती है बहुत लंबी होती है, कैल्सीभूत होती है, और इसमें कैल्शियम के जो लवण होते हैं वो जमे होते हैं। यानी उपास्थि में जो होता है कैल्शियम के लवण जमे होते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखते हैं। यहाँ पर जो अस्थि के बारे में बताया गया है वो कुछ इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि ठोस अस्थियों में कोशिकाओं के केंद्रीय नाल पट्टिकाओं यानी हेवल्स नाल के चारों तरफ वृत्त या पट्टिकाएं यानी लैमोली के रूप में व्यवस्थित होता है, जो कि इसको एक विशिष्ट और खास बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है तरल संयोजी ऊतक। देखिए नाम से ही आपको समझ में आएगा, तरल संयोजी ऊतक यानी जो है तरल की बात कर रहा है, यानी पानी रूपा चीज़ों की बात कर रहा है। तो तरल के रूप में तो आपको पता ही है कि हमारा जो है रुधिर ही पाया जाता है या प्लाज्मा ही तरल रूप में पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो रुधिर और लसिका तरल संयोजी ऊतक के दो रूप हैं, यानी रुधिर भी है, रुधिर का मतलब ब्लड, लसिका या लिम्फस जो है तरल संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है। कहते हैं रुधिर एक जो है सम्मिश्र है जो कि रुधिर कोशिकाओं और प्लाज्मा के मेल से बना है। प्लाज्मा इसकी अधात्री का कार्य भी करता है, यानी इसका जो है अधात्री का कार्य जो है प्लाज्मा का ही कार्य होता है। कहते हैं रुधिर कोशिकाएं लाल रुधिर कोशिकाएं यानी रक्त जो रक्ताणु, रक्त प्लस अणु यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है परिवहन करता है। रक्ताणुओं को लोहित कोशिका भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में जो है जो हार्ट है सारे जगह के ब्लड को रिसीव करता है और लंग्स में जाकर प्योर होके बॉडी के डिफरेंट पार्टों में भेजा जाता है। इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। तो ये भेजने का काम जो होता है हार्ट का होता है, तभी तो हार्ट जो है हमारा पंचिंग करती है। ठीक है, उसके पश्चात सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं। देखिए दोस्तों श्वेत का मतलब और श्वेत का है अणु यानी श्वेताणु, श्वेत प्लस अणु यानी जीवाणुओं, विषाणुओं और शरीर के भीतर घुसने वाले अन्य रोगाणुओं के विरुद्ध जो है ये एक तरह का रक्षा कवच का काम करता है। यानी वाइट ब्लड सेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये एक तरह से रक्षक का काम करता है। आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी रोगाणु एंट्री करता है तो सबसे पहले जो है वाइट ब्लड सेल जो है उसके से 2-4 हाथ करता है। ठीक है, अगर वो कमज़ोर पड़ जाता है वाइट ब्लड सेल तो वो बीमारी जो है आपके अंदर जो है घर कर जाती है और आपको बीमार कर जाती है। तो इसलिए सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इंसानी शरीर में। ठीक है, उसके पश्चात है बीमाणु यानी ये बीम अणु से बना जिसको हम थैम्बोसाइड भी कहते हैं। ये रुधिर संगठन में मदद करते हैं। ठीक है, रुधिर के संगठन यानी इसको है थक्का बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर देखिए दोस्तों बीम अणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, अगर ये उपस्थित ना हो तो आपका जो ब्लड है वो थक्का नहीं बनेगा, और थक्का नहीं बनेगा तो आपको पता है थोड़ा भी चोट लगेगा तो आपके बॉडी से सारे के सारे ब्लड जो है बाहर बह जाएगा, और जैसे ही ब्लड बहेगा आपको पता है इंसान की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेन तो कार्य हमारे शरीर में ब्लड का ही होता है। अगर ब्लड न रहे तो इंसान की मृत्यु जो है संभव होगा। इसलिए प्लेटलेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है मानव शरीर में, क्योंकि ये जो होता है ब्लड को बहने से रोकता है और वहाँ पर जो है थक्का बना देता है। उसके पश्चात जो है कहते हैं लसिका अधात्री और कोशिका बाहर तरल है अर्थात भरण पदार्थ है। इसमें अनेक प्रकार की जो है प्रोटीन मौजूद होती है, जैसे फाइब्रोबिनोजन, एम्ब्लोबिन्स, ग्लोबिन्स, जिन्हें हम विभिन्न कार्यों के लिए प्राणी शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाती है। उसके पश्चात है पेशी ऊतक। देखिए दोस्तों पेशी ऊतक भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं पेशी ऊतक लंबी उत्तेजनशील कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, पेशी ऊतक जो होती है लंबी उत्तेजनशील कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें प्रोटीन के जो है अनेक समांतर रूप से व्यवस्थित संकुचनशील सूक्ष्म तंतु होते हैं, जैसे एक्लिकन, मायोसिन्स, टैपोसिनिन्स और टैपोमाइसिन। अपनी लंबी आकृति के लिए पेशी कोशिकाओं को पेशी रेशे भी कहते हैं, यानी कोशिकाओं को पेशी रेशे के नाम से भी जाना जाता है। अपनी आकृति और कार्य के आधार पर जो है कोशिरूकी प्राणी के पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला जो हो जाता है आपको रेखित, अरेखित और हृदय पेशी।
देखिए दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है रेखित और पेशीय जो हृदय की पेशी ऊतक में पाया जाता है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हमने हर एक अंग को देखना है कि किस टिश्यू से बना हुआ है। तो यही तो कहते हैं, ऐसे ही पढ़ने से हमें समझ में आता है कि भाई कौन सी चीज़ों से क्या बना हुआ है। हम तो लेते हैं और ऊपर से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों, आपके अपने लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपके समक्ष पढ़ाने वाला व्यक्ति अब आ चुका है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सदैव इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करता है, ठीक है, और आपको हर एक पहलू को समझाने की कोशिश करता है। तो आप भी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइए, ठीक है, और इसको और भी विस्तृत बनाइए, दोस्तों से शेयर कीजिए। जितना ये लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा उतना त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है विस्तृत होगा और आपके लिए जो है हर एक पहलू, हर एक चीज़ों का जो है विस्तार पूर्वक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, क्योंकि पढ़ते समय और समझते समय सोचना नहीं होता है। सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे हाथ जाता है और दूसरा लाइक पे जाता है और जो है अपने गुरु को शुक्रिया भी अदा करना होता है। तो यही आपके लिए शुक्रिया अदा करने का एक जो है मार्ग है, जिसको आप सब्सक्राइब लाइक करके और दूसरे से शेयर करके कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। कहते हैं कुछ पाना है तो कुछ करना भी है। सोचिएगा कि देख लिया, समझ लिया और परे मारा तो शायद आप आने वाला कुछ अच्छे वीडियो से भी अनभिक्त हो जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं उनको जो है अगला वीडियो प्राप्त ना हो। तो वो प्राप्त तभी होगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, 100% मुझे विश्वास है कि समझ में आपको जरूर आ जाएगा। तो चलिए, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन हमारा जो टॉपिक था अभी वो था रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके जो है इनके अंतर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले रेखित आता है, जिसको हम ऐच्छिक कंकालीय कहते हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है जो आपकी इच्छा से चलता है, और रेखित मतलब होता है अनैच्छिक, जो आपके इच्छा से नहीं चलता। उसके बाद है हृदय यानी कार्डियक्स, ठीक है। तो ये तीनों जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले रेखित आता है, दूसरा नंबर पे आएगा अरेखित और तीसरा नंबर पर हृदय आएगा। देखिए इसमें जो है स्थान क्या दिखाता है रेखित के लिए, कंकाल पर लगी होती है, जैसे कि सिर, हाथ, पैर, चेहरे आदि की पेशियां जो होती है वो रेखिक का बना होता है। और रेखित जो होती है शरीर के अंग जैसे अमाशय, आंत आदि की भित्ति में। देखिए अमाशय जो होता है अरेखित होता है, यानी अनिच्छुक होती है। ये आपकी इच्छाओं से कार्य नहीं करती है, जबकि मुंह आप फुला लेते हो, पैरों के हिलाते हो, वो सारे के सारे जो है ऐच्छिक कंकालीय हैं, आपके अपनी इच्छाओं से चलते हैं। हृदय जो होते हैं हृदय की भित्ति में पाया जाता है, यानी कार्डियक्स में। उसके बाद आकृति है, कहते हैं आकृति जो है लंबी, बेलनाकार, अक्षेत्र रेखा से पेशी तंतु को यानी जो है मायोफाइब्रिल्स में प्रेजेंट है, और कोशिका द्रव्य में इस प्रकार के व्यवस्थित होते हैं कि रेखाएं नजर आती है। दूसरा जो है अनैच्छिक है तर्कनुमा तकली जैसी संकुलाधार होती है, क्योंकि पेशी तंतु सामान्य रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए धारियां दिखाई देती है, ठीक है। इसमें जो है आपको कार्डियक्स में जो बताया गया है लंबी, बेलनाकार, रेखीय और धारियां दिखाई देती है। उसके बाद है पेशी चोल यानी सैक्रोलेमा, यानी सैक्रोलेमा जो होता है रेश एक कोशिकाएं की पतली किंतु कठोर झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। उसके पश्चात अनैच्छिक में जो होता है पतली कोशिका झिल्ली जो है पेशी चोल नहीं होता है, और ये जो हृदय में होती है वो पतली पाई जाती है। तो ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है केंद्रक। देखिए कहते हैं बहुकेंद्रकीय कोशिकीय परिधि है, ठीक है, यानी ये रेखिक के लिए होता है और रेखिक के लिए होता है एक केंद्र की युक्त केंद्र में स्थित होता है, और हृदय के लिए होता है प्रत्येक इकाई में एक केंद्र जो है केंद्र के स्थित होते हैं। उसके बाद रुधिर संभरण, देखिए ये प्रचुर होती है, बट ये जो होती है अरेखिक में कम होती है, क्योंकि अरेखिक में जो है ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है इतना, जबकि हृदय में प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद है अंतनिवेशित डिस्क, यानी इसमें नहीं होती है, और इसमें जो है अरेखिक में नहीं होती है, जबकि जो हृदय में होती है। कहते हैं ये ऐच्छिक होता है, यानी संपूर्ण इच्छा पर निर्धारित होती है। अनैच्छिक जो होता है इच्छा के बिना होता है, यानी इच्छा के बिना ही एक कार्य करता है, आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो ये लास्ट जो हृदय होती है और अनैच्छिक होती है। तो अनैच्छिक जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट
मान्य रखता है जो कि विशिष्ट होती है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपके समक्ष जो है डायग्राम भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सबसे चिकने पेशी शीर्षे ऐसे हैं जिसमें केंद्रक, पेशी कोशिकाएं, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो पहले डायग्राम में इन चीज़ों की जो है विस्तृत जो है वर्णन है। दूसरा जो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो है आपको हृदय पेशी रेशे में यानी कोशिकीय प्राणी की भी जो है पेशी ऊतक है। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भी आप देखिएगा तो अंतर्निवेशी डिस्क पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, पार्श्व शाखा पाया जाता है, धुंधली पट्टी रेखी धमनियाँ पाई जाती है, हृदय पेशी रेशे पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण रखता है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसके जो है पेशी रेशे के कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं। देखिए दोस्तों, लक्षण भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं सबसे पहले तो लक्षण में यही आता है उत्तेजनशीलता, यानी उत्तेजनशीलता होती है, काफ़ी उत्तेजनशीलता, उद्दीपन के प्रति जो है अनुक्रिया करता है। कोई भी उद्दीपन होता है उसके प्रति जो है इसका अनुक्रिया रहती है। उसके बाद है हमारे समक्ष प्रसरणीयता। प्रसरणीयता का मतलब होता है विनियमता यानी तरण। इसका आप समझ सकते हो, आपको इंग्लिश में भी वहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके पश्चात है संकुचनशीलता। संकुचनशीलता यानी सिकुड़ने की क्षमता जो होती है कितनी होती है, यानी सिकुड़न कितनी इसकी जो है होने की संभावना बनी रहती है। उसके पश्चात जो है लास्ट है प्रत्यास्थलता, यानी ये जो है वापस अपनी मूल्य स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी आपस जो है ये अपनी मूल्य अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि इसको बहुत ही विशिष्ट और प्रबलित बनाता है। Our next topic is nervous tissue. Friend, nervous tissue is important for all exam. Okay, nervous tissue has a two kind of cells, neurons and neuroglia cells. Friend, there is a nervous tissue has a two kind of cells, neurons and neuroglia cells. Neurons is a functional unit of nervous tissue. The neurons are also called nerve cells. The nerve tissue is constituted to the brain, spinal cord, nerve and sensory cells and the sense organ. A single neuron has generalized appearance shown in this figure. Here show the nervous system. There is a all class for the important and nucleus, dendrix, axon, medulla oblongata, cells, body, node of Ranviers and neurolemia, axon ending, and here is a cross section. There is a vascular fluid flow on the channels, nerves, scum, cells, coatings, axon, nerve fiber, bundle of nerve fiber, and supporting tissue. This is important for exam. Like in other cells of body, there are nerve cells are neuron has the main cell body. They called cytome, from which is a project over the varying number of process, one of which is usually very long. This long fiber is called the axon. The small branching process of the cytome is called to the dendrix. Gigis dendrix means tree. The cells bounded by the plasma membrane, pores or nucleus and other organelles like a mitochondria. The cytones also contain a dark granules called to Nesis bodies. These are made of RNA and protein. The Nesis body is made of RNA and DNA and transmission of nerve impulse. The branchious dendrix receive the stimulus and transmit it through their cytone to be axon, which finally transmit there through its variously branches into the either to the muscles to order it is a contract or to be a gland, and there are to be ordered to the secrete the axon constituted to nerve fiber. The nerve fiber may or may not be covered by extra secrete called to the medullary secrete is secreted by secrete cells. It is made of myelins, a lipid-like a substance. Accordingly, the nerve fiber is termed medullated and non-medullated. The medullated secrete is not continuously and broken. It is a node of Ranvier.
देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। कहते हैं तंत्रिका ऊतक जो है कई जगहों पर जो है मान्य फुल अपना योगदान देता है। आप कोई भी क्लास में हो, तंत्रिका तंत्र के बिना जो है कोई चैप्टर नहीं होता है साइंस का। तो ये तंत्रिका तंत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हर एक पहलू, हर एक पार्ट के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहते हैं तंत्रिका ऊतक जो होती है जिसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, याद रखना दोस्तों, दो प्रकार के जो होते हैं कोशिकाएं होती है। एक होता है तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है अंतरिबंध जिसको हम इरोगिला कहते हैं। इरोगिला यानी कोशिकाएं, यानी तंत्रिबंध कोशिकाएं, और ठीक है जिसको हम इरोगिला इरोगिला भी कहते हैं। यानी दो पार्ट जो होता है तंत्रिका तंत्र में मौजूद होती है। एक होता है तंत्रिका कोशिका और दूसरा होता है अंतरिबंध कोशिका, जिसको इंग्लिश में अगर हम देखा जाए तो इसको टू टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। एक जो है न्यूरॉन और दूसरा जो है न्यूरोगिला। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं न्यूरॉन क्या है। देखिए, न्यूरॉन जो है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक की एक प्रक्रियात्मक इकाई है। देखिए दोस्तों, ये प्रक्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। जो न्यूरॉन होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, न्यूरॉनों को जो है तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक जो होती है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, संवेदी कोशिकाएं और ज्ञानेंद्रियां बनाती है। यानी सभी जगह जो है बॉडी में ये फैली होती है। कहते हैं एक न्यूरॉन का सामान्य स्वरूप जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, और इस चित्र से जो है आप हमेशा ही आपको याद रहता है, आपको समझ रहती है कि इस तरह के चित्र जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसको जो है आपके समझ दोस्तों, इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप इसको याद नहीं रखते हो, ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है अधूरा रह जाता है। तो देखिए, अगर आप न्यूरॉन के डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो तो याद रखना उसमें केंद्रक पाया जाएगा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, निरसल काय पाया जाता है, मज्जा पाया जाता है, दुमिकाएँ पाया जाता है जिसको डेंड्रेट्स कहते हैं। उसके बाद तंत्रिकाक्ष कहा जाता है जिसे जो न्यूरोमा कहते हैं। ठीक है, मज्जा यानी एक्सॉन जो होता है मेजुला सीस कहते हैं, और जो है रेनवियर्स असंधि नोड पाया जाता है, और लास्ट अंतिम जो सिरा होता है वो तंत्रिकाक्ष अत्यंत सिर होते हैं। अगर इसी को काट सेक्शन का अगर आप वर्णन करोगे, जानोगे, तो इसमें जो आपको समक्ष होगा कुछ इस तरह से चित्र दिखेगा जैसा कि यह चित्र में दिखाया जा रहा है। इसमें जो होगा आपका संवहन तरल प्रवाहप्राण चैनल पाया जाएगा, एक तंत्रिका पाया जाएगा, श्वसन कोशिका आवरण पाया जाएगा, इसके बाद तंत्रिका कक्ष पाया जाएगा, और तंत्रिका तंतु पाया जाएगा जो रेशे के रूप में प्रेजेंट होगा। उसमें तंत्रिका तंतुओं के जो है बंडल के रूप में आपको दिखेगा। उसका आलंबन ऊतक दिखेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आप तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका रेशों को जो है आप विभक्त कर सकते हो। तो कहते हैं जब एग्जाम में आता है कि तंत्रिका तंत्र के बारे में आता है तो इस सारी बातें को वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके जो एग्जामिनर है फुल में से फुल मार्क्स देगा। क्योंकि डायग्रामेटिक के साथ वो क्या पूछ लेते हैं कि इसका विस्तृत वर्णन करे, तो वर्णन के रूप में आपको यही बातें जो है वहाँ पर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। कहते हैं शरीर के अन्य कोशिकाओं के भांति जो होता है न्यूरॉन में एक प्रमुख कोशिका काय होती है जिसे जो हम साइटोन कहते हैं, साइटोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए, साइटोन क्या होता है। शरीर के अन्य कोशिका भांति न्यूरॉन में एक प्रमुख कोशिका काय होती है। जो साइटोन होता है वो प्रमुख कोशिका काय होती है, जिसे साइटोन के नाम जाना जाता है। कहते हैं साइटोन से अनेक प्रकार के प्रबल्य निकलते हैं, अनेक प्रकार के जो है प्रबंध निकलते हैं जो बॉडी के विभिन्न पार्टों तक पहुँचाते हैं, जिसमें से एक प्रवर्धन आमतौर से बहुत लंबा होता है, यानी एक जो होता है काफ़ी लंबी होती है। इस लंबे रेशे को जो है हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष, जिसको हम इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है, जो लंबी रेशे होते हैं जिसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, और जो है हिंदी में, और एक्सॉन जो है इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद साइटोन के अपेक्षित छोटी किंतु सखित प्रबंधों की दुमिका यानी डेंट्रिक्स पाया जाता है। देखिए, डेंट्रिक्स जो होती है विभिन्न भागों में बांट देती है। डेंट्रिक का मतलब होता है ग्रीक डेंड्रोस का मतलब होता है, का अर्थ होता है वृक्ष यानी दुम्र, यानी वृक्ष की भांति ये दिखता है। अंदर छोटे छोटे धूम की आकृति का होता है। अब हाथ में देखोगे, कहीं भी देखोगे तो ये दुमिकाएं आपको साफ तौर पे नजर आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई होती है। किससे घिरी होती है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली से जो होती है पूरी तरह से ये घिरी होती है। इसमें एक केंद्रक होता है तथा अन्य अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आदि मौजूद होते हैं। यानी इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपके साथ जो है ये जुड़ी रहती है, यानी इसके साथ प्रेजेंट रहती है। तो यानी
यानी एक केंद्रक होते हैं, अन्य जो है अंगक जैसे मिटोकॉन्ड्रिया आदि मौजूद रहते हैं। कहते हैं साइटोन में गहरे रंग की कोशिका भी उपस्थित होती है। देखिए दोस्तों, साइटोन में जो होता है गहरे रंग के जो है उपस्थिति होती है, जिन्हें हम निस्लस पिंड भी कहते हैं, यानी निस्लस पिंड भी कहते हैं। ये पिंड जो होता है आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये आरएनए और प्रोटीन के। क्या बना होता है? निश्चल पिंड। जो निश्चल पिंड होता है वो याद रखना जो होता है आरएनए और प्रोटीन के बना होता है। साइटोन में गहरे रंग की कोशिकाएं भी उपस्थित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? निश्चल, जो कि किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है, कहते हैं तंत्रिका आवेश का प्रक्षेपण। देखिए, तंत्रिका आवेग का प्रक्षेपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कहते हैं शाखित दुमिकाएं, जो शाखित दुमिकाएं होती है यानी डेंट्रिक्स होती है, उद्दीपित प्राप्त करती है। यानी ये क्या करता है? उद्दीपन प्राप्त करती है और ये उसे साइटोन के जरिए एक्सॉन तक प्रक्षेपित कर देती है, यानी साइटोन तक पहुंचाती है। एक्सॉन उसे अंततः अपने विविध रूप में शाखित सिरों के जरिए या तो पेशी तक, ताकि वह संकुचित हो सके, यानी पेशी तक जो होता है ये फैल जाता है, संकुचित हो जाती है, अथवा किसी ग्रंथि तक, यानी ताकि वह श्वेत कर सके, यानी वो ग्रंथि तक पहुँच। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर हमें कोई चींटी कहीं भी पैर में काटा या हाथ में काटा या हमारे बालों को भी स्पष्ट किया, तो कहते हैं इन्हीं तंत्र के वजह से जो है हम सब चीज़ अनुभव कर पाते हैं। इसी वजह से जो है हमें जो है दर्द यहाँ तक महसूस होती है, यानी सारे मैसेज जो है दिमाग तक जो है तंत्रिका को ही पहुँचाने का कार्य होता है। अगर मान लीजिए कहीं भी तंत्रिका जो है कार्य करना बंद कर देता है तो वो बॉडी पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का मतलब समझते ही होंगे कि वो जो है ऑर्गन काम करना ही, यानी वो बॉडी पार्ट जो है काम करना ही बंद कर देता है। चाहे उसमें आप कांटी मारो, कील मारो, चाहे कुछ भी आप करो, चाहे दर्द करो, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि तंत्रिका जो कक्ष होता है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होती, वो किसी तरह से डेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचता और हमें जो है कुछ भी महसूस नहीं होता। आपको देखते ही होगा जो डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है, यानी बेहोश करता है, जो देता है उस जगह सुन करता है, तो इसी तरह से जो है वहाँ के जो है नर्व्स जो है सुन पड़ जाते हैं और उससे जो होता है हमारे ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुँचते हैं। तो ये तंत्रिका आवेग अवशोषण के कारण ही ऐसा होना संभव होता है। कहते हैं इसका कार्य जो होता है अपने विविध रूपों में संकेत सिरों के जरिए या तो पेशी तक, यानी ताकि वह संकुचित हो सके, अथवा किसी ग्रंथ तक ताकि वह श्वेत कर सके, यानी भेजना और जो है आने वाला कार्य करता है। ठीक है, यानी हर जगह ये भेजता है इन्फॉर्मेशन को। एक्सॉन मिलकर तंत्रिका रेशे बनाते हैं। जो एक्सॉन होता है वो मिलके जो है तंत्रिका रेशे बनाते हैं। तंत्रिका रेशे के ऊपर कुछ स्थानों पर तो एक अतिरिक्त अछद्र द्वारा ढका हो सकते हैं, यानी उसको ढक देते हैं, या नहीं भी हो सकता है। दोनों उपस्थिति हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जिसे हम मज्जा अछद्र कहते हैं, मज्जा अछद्र कहते हैं। इसका कहते हैं दोस्तों, इसका जो श्वेत अछद्र को जो है कोशिकाएं करती है, ये अछद्र लिपिड जैसे पदार्थ यानी माइलिन का बना होता है। देखिए, जो ये किससे बना होता है? माइलिन का बना होता है। ठीक है, तदनुसार तंत्रिका रेशे मज्जा आच्छादित तथा अनाच्छादित कहलाता है। तभी तो हम इसको कहते हैं आच्छादित या अनाच्छादित कहलाता है। मज्जा आच्छाद्र और अनवंशित नहीं होती है, क्योंकि लेवियंस असंधि पर मज्जा आच्छाद्र नहीं होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो था हर एक क्लास के लिए था। जो बच्चे हैं 7वीं हो, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जहाँ तक भी क्लास में ये आता है तंत्रिका तंत्र, उनके लिए जो है इंग्लिश हिंदी दोनों रूपों में वर्णन है। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप इसी तरह जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि समय समय पर जो है कोई ना कोई क्लास के लिए मैं अच्छा से अच्छा टॉपिक डालता रहूँगा जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और इसको समझना आपके लिए भी बहुत ही जरूरी होगा। एक बार समझिएगा सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, तंत्र का जो कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों में, ये जो है मैसेज से को जो है ब्रेन तक पहुँचाने का कार्य यही करता है। कि अगर ये न रहे तो हमारा जो वो बॉडी होगा वो हमेशा के लिए जो कहते हैं उसको पैरालाइज्ड हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। Our next topic is a levels of organization cells to be organism. There is an important topic for the last topic in this chapter. We have started their lesson by their talking about the smallest unit of the life in any living organism. If there is a cell, the cell has a very complex system of its organs. Each organ is the concerned with their particular task of activity, and each activity contributing to their
total performance of the cell. Thus there is a division of labor at the cellular level. As the evolution progressed and the large organisms appeared with their environments and the number of cells in the body, it is become necessary that the bodily is a functions are there distributed and among different groups of cells or tissue, even among to the groups of tissue. Such a higher and a higher stage or groupings are known as their level of organizations, and this level are followings. The first is cellular level of organizations. Friend, cellular level of organizations mean the organizations of the activities by the different organs in the single cell. Example, white blood cells are a green cells of a leaf. There is a white blood cell in human and plants is the green cells of a leaf. There is a cellular level of organization. And second is tissue level organization. What do you mean to tissue level organization? They are aggregate of the cell of same origin and having same functions. Example, the surface epitheliums of our skin are the dividing cells at the root cap of a plant. Friend, the human body is the surface of epitheliums of our skin and plant is the roots caps of plant. There is a tissue level organizations. And third is a tissue system organizations. A generally seen in a plants where two or more different cell types combine to perform a particular activity. So example, the vascular tissue is the veins and the leaves as a consisting of xylem and phloem for transfer of water and food materials. Friend, there is a human body is a veins of a and the leaves of their is a xylem and phloem to water and food transfer for the materials of different part of plant. So this is the organization. And fourth is a organs level organizations. Organ levels organization mean the distracted or recognizable part of body composed of a variety of tissue and the performing one or more special functions which contribute to the well being of organism. Example, liver in animals and the leaf in a plants. Friend, the liver in animals there is the release of enzymes, and the leaf in a plant there is the making of food for a plant. There is an important role of animals of liver and leaf in a plant. So there is an organ level organization. The next is organ system. Friend, what do you mean to the organ system? Here, combination of a set of organs, all of which are the usually developed to one general function. Example, respiratory system. The respiratory system consists of lungs, tracheus and diaphragm in a man or another is a short system consisting of leaves, stem and branches in a plant. Friend, here respiratory system in a human body they are used for the lungs, tracheus and diaphragm. And the other side is in plant there is a use of respiratory system or leaves, stem and branches. There is a organ system organization in a both plant and animal. Their last is the organs. Their organs organization. They are complete individual made of different organ system. Example, man, monkey and mustard plant. Friend, here the man monkeys is a completely developed for different organ system, and the mustard plant also development of fully. There is a organs or organization. So there is a complete of our chapter. Come to the हिंदी. दोस्तों, जो हमारा अब जो हम करने जा रहे हैं संगठन के स्तर कोशिका से लेकर जीव तक, देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है पाँचवें चैप्टर का जो है संगठन के स्तर कोशिका से लेकर जीव तक। देखिए कहते हैं कि कोई भी जीव में जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं,
यानी संगठन होता है, जिसका अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है, अपना अपना कार्य होता है। और उसी बेस पे जो है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो दोनों में जो है अपना कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। तो ये आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऑर्गन किस डिपार्टमेंट के साथ मैच करता है ह्यूमंस और प्लांट्स में। तो इससे ये हो जाता है कि आपको समझ होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में संगठन काम कर रहा था, तो वही जो संगठन कौन सा संगठन है जो प्लांट में काम करता है। आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में सारे एनर्जी स्टोरेज होते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंट पार्टों पर कौन पहुंचाता है। जैसे प्लांट भी अपना भोजन बनाता है, तो कौन चीज़ है जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में जो है भेजता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस संगठन के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सा चीज़ जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में जो है ट्रांसफ़र कर रहा है और इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो चलिए देखते हैं क्या है। कहते हैं हमने इस जो पाठ के आरंभ में जो हमने पढ़ा था कि किसी भी सजीव प्राणी में जीवन की लघुत्तम इकाई अर्थात कोशिका से किया था। ये कोशिका ही जो है कार्यात्मक और जो है यानी जो है आपका कार्य करता है। यानी जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होता है, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोशिकाओं में आपने अंगों का एक बड़ा जटिल तंत्र होता है, क्योंकि आपको पता ही है कोशिकाओं में जो है अंगों का जो है जटिल तंत्र होता है, जिसमें प्रत्येक तरह के जो है आपको पता है कि प्रत्येक तरह के अंगक जो है विशिष्ट कार्य तथा क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। यानी सबका जो है अपना कार्य होता है और उसी कार्य से जो है सारे के सारे संबंधित होते हैं, सारे के सारे अपना क्रियाकलाप करते हैं। और प्रत्येक क्रिया कोशिकाओं के सकल कार्य और निष्पादन में अपना योगदान देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अंततः कोशिका सतह पर जो है श्रम विभाजन दृष्टिगोचर होती है। यानी यहाँ पर जो है कोशिका सतह पर जो है श्रम विभाजन दृष्टिगोचर होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे जैसे जो है जैव विकास होता जाएगा, वैसे वैसे बड़े और उसमें भी बड़े जीवों को उत्पत्ति होती गई है, जिसका जो है शारीरिक असंख्य कोशिकाओं से बना था। आपको पता ही है दोस्तों कि जैसे जैसे इंसान का डेवलपमेंट होता है, उनके ऑर्गन्स भी जो है वो भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो बच्चों के स्टेज होते हैं उसमें जो है सारे ऑर्गनों का डेवलपमेंट नहीं होता है, धीरे 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 समय के साथ जो है ऑर्गन का डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। कहते हैं कोई चीज़ जो है दोस्तों डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, डायरेक्ट नहीं बन सकता है, उसमें धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होती है। और जो है अगर कोई उसको गलतियों को बताए तो उसको जो है आगे सुधारा जाए। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि ये तो जीवन है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं धीरे धीरे जो होती है बढ़त बनती जाती है। इसका शारीरिक असंख्य कोशिकाओं से बना था, क्योंकि हमारे शरीर जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग आते हैं। तो कहते हैं कि जो लाखों असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर जो है निर्माण हुआ है। इसके साथ ही यह आवश्यक होता है कि शारीरिक संबंध कार्य कोशिकाओं को अलग अलग समूह करे अथवा उत्कों को अलग अलग ऊतक समूह करे। देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि घर में जो है डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट कार्य करते हैं। हमारे शरीर के भी ऑर्गन जो होते हैं, एक ही ऑर्गन सारे कार्य नहीं करते हैं। सभी ऑर्गन का अपना डिपार्टमेंट होता है, अपना संगठन होता है और वो अपने संगठन के अनुसार जो है कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा ना, ये कहते हैं चाहे शरीर हो चाहे जीवन हो, ठीक है, एक संगठन की तरह कार्य करना होता है। अगर आपका लीवर काम नहीं करता है तो वैसे भी शरीर खराब हो जाता है, आपका किडनी काम नहीं करता तो ऐसे भी खराब हो जाता है। तो इन सबको कार्य सुचारू रूप से करने के लिए हर एक अंग जो है दूसरे अंग पे डिपेंडेबल होता है, तभी जाके कार्य संपन्न होता है। तो ऐसे जैसे आपको पता है कि हमारे जो जीवन है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि देखिए कि बच्चा ही पढ़ता हो। कहते हैं बच्चे के साथ माँ बाप भी पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपके माता पिता सपोर्ट सिर्फ कर रहे हैं कि आप पढ़ लो बच्चे पढ़ लो, और वो आपको डांटेंगे नहीं कि पढ़ ले बच्चे, ठीक है, सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी को डेवलपमेंट करने में। तो उसी तरह से हमारे शरीर के हर प्रत्येक ऑर्गन का काम होता है, चाहे प्लांट में हो चाहे इंसानी शरीर में हो, हर एक अंग का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तभी जो है शरीर रूपी जीवन को जो है हम चला पाते हैं, नहीं तो हमारा शरीर कार्य करना ही बंद कर देगा। तो ये की बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सभी ऊतकों के जो है अलग अलग समूह कार्य करता है, और इस प्रकार की ऊंची और उससे भी ऊंची अवस्था को संगठन सतर कहते हैं। यानी सारी चीज़ों को जो बनाता है उसके हम संगठन सतर कहते हैं। अब यहाँ पर देखने योग्य बात ये है
कि जो संगठन है किसका काम क्या है। तो चलिए हम देखते हैं किसका कार्य क्या है। सबसे पहले तो यही आता है कि संगठन का कोशिकीय स्तर। संगठन का दोस्तों कोशिकीय स्तर एक अकेली कोशिका के भीतर विभिन्न अंगों द्वारा क्रियाओं को संगठन है। उदाहरण श्वेत रुधिर कोशिका अथवा पत्ती की हरी कोशिका। देखिए श्वेत रुधिर कोशिका जो होती है हमारे शरीर में होने वाली हर एक बीमारी के लिए वो फाइट करती है, ठीक है, और जो है भोजन को जो है डिफरेंट जो है पार्टों को तक करती है। उसमें जो है पत्ती की हरी कोशिकाएं जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। ह्यूमन में अगर कहो तो श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC करता है, और जहाँ प्लांट आता है उसमें जो है आपको पता ही होगा पत्ती की हरी कोशिकाएं जो है कार्यशील होता है, क्योंकि ये कोशिका स्तर कहलाता है। उसके बाद ऊतक स्तर में क्या होता है, सामान्य उद्भव और सामान्य कार्य वाली कोशिकाओं का पाया जाना। उदाहरण हमारी त्वचा का सही एपिथेलियम। देखिए हमारे त्वचा का जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे पौधे के जो है मूल गोप यानी रूट कैप पर पाई जाने वाली विभाजनकारी कोशिकाएं, ठीक है, जो आप देखोगे रूट कैप पे जो विभाजनकारी कार्य होता है वो सेम एपिथेलियम की तरह ही कार्य करता है। यानी दोनों का कार्य जो होता है हमारे शरीर में जो है एपिथेलियम टिश्यू जो सतर होती है वो उस पर कार्य करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ऊतक तंत्र। देखिए ऊतक तंत्र क्या होता है, कहते हैं आमतौर से पौधों में देखने को मिलता है जहां कोशिकाओं के दो या अधिक प्रकार मिलकर एक किसी विशिष्ट प्रकार को संपन्न करती है। जैसे पत्ती का संवहनी ऊतक सिराएं आदि, जो जल तथा खाद्य पदार्थ को परिवहन के लिए एंजाइम एवं फ्लोएम का बना होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जैसे आप देखते हो कि जो पौधे होते हैं उसमें जल तथा जो खाद्य पदार्थ को जो है ले जाने के कार्य कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है, ठीक है। तो संवाहनी ऊतक सिराएं जो होती है इंसानों के शरीर में ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। तो कहते हैं सबका अपना कार्य। आपको पता है कि ब्लड जो होती है, ब्लड में जो है सारे ऑक्सीजन मिले होती है, विभिन्न बॉडी के पार्टों में जाके जो है शरीरों को एक सुचारू रूप कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। जिस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं खाना लाने ले जाने के सबके कार्य दोनों के दोनों मिलके करते हैं। उसके बाद है अंग सतह। देखिए शरीर का एक सुस्पष्ट अविक्षय पहचान योग्य भागों को विविध ऊतकों का बना होता है और ऐसे एक या अधिक कार्य संपन्न भी करता है जो जीव की कल्याण के लिए अपना योगदान भी देता है। उदाहरण प्राणी का यकृत और पौधे की पत्तियां। देखिए यकृत का काम क्या होता है, हर तरह के एंजाइम करना देना और उससे जो है खाना पचता है, और खाना पचेगा तो एनर्जी हमें मिलेगा। पौधे की जो पत्तियां होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन बनाती है और पौधों को डिफरेंट जो है भागों तक पहुंचती है। तो देखिए जहां हमारे लिए प्राणियों में युक्ति है वहीं भी जो यानी यकृत का लीवर्स कह सकते हो इंग्लिश में, यकृत होता है प्राणी यानी लीवर होता है इंसानों में, और पौधे के लिए जो है पत्ती यानी लीफ जो होता है इसके कार्य करता है। तो दोनों का कार्य एक जैसा ही है, ठीक है, सिर्फ हमारा ये प्राणी में आ जाता है वो पौधे में आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अंग तंत्र। देखिए अंग तंत्र क्या होता है, अंगों के एक समुच्चय का एक ऐसा समूह जो सभी मिलकर आम तौर से एक सामान्य कार्य संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मानव में जो है श्वसन तंत्र। देखिए सांस लेने में सिर्फ हमारा फेफड़े का ही काम नहीं होता है, उस श्वास में जो है फेफड़े यानी फुफ्फुस का काम आता है, श्वसन नली का काम आता है, मध्य पटल यानी डायाफ्राम इत्यादि का बना होता है। तो सारे चीज़ों को जो होता है अपना एक योगदान देता है। जैसे पौधों में अगर देखोगे तो पौधा स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, पौधे का प्रबोध तंत्र जो होता है जिसमें पत्तियां, स्तंभ, शाखाएं आदि सारे सम्मिलित होते हैं, सारे के सारे मिल के जो है पौधे के लिए भोजन तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, जिसमें कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। सेम ऐसे ही मानव श्वसन तंत्र में भी होता है। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है और वहाँ जब ब्लड रहती है उनको जो है वो ऑक्सीजन मिला के जो है हृदय तक भेजती है। तो दोनों का कार्य जो होता है कहीं हद तक एक जैसा ही होता है, इसलिए जो है मानव और जो पेड़ पौधे जो है जीवित प्राणी में आते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जीवित होते हैं। अगर इसको आप गहराई से समझोगे ना तो कहते हैं पौधा भी हमारे जैसे ही होते हैं, क्योंकि जो परमात्मा ने दोनों की रचना किया है इंसानों का और पौधों का काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, सारा मैक्सिमम चीज़ सोच लो मिलता जुलता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज रहती है। तो कहते हैं कि इन चीज़ों को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो है सच्ची में ज़िंदगी होती है और वो भी तड़पती है। जब आप उसको नष्ट करते हो, काट देते हो, तो आप शायद
शायद आपको समझ नहीं होगी कि उसको भी शायद दर्द होता होगा, ठीक है। क्योंकि जब वो सांस ले सकती है, अपने सारी क्रियाएं मनुष्य की जैसा ही करती है, तो जब उसको काटा जाता होगा या वो टूटती होगी तो कितना दर्द होता होगा, शायद इंसान इस बात को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि एक साइंटिस्ट ने भी इस पर रिसर्च किया था कि जैसे उन्होंने जहर दिया था और उन्होंने देखा था कि पौधों में एक जहर डाला था, तो जैसे पौधे इंसान तड़पते हैं वैसे पौधे भी तड़प रहे थे जब उन्होंने एनालाइज किया। तो ठीक है, ये है छोटे क्लास में कहीं देखना मिल जाएगा आपको, चैप्टर में, हिंदी के चैप्टर में था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने साइंटिस्ट ने खोज किया था और मेरा भी यही विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना हमारे अंदर दर्द है उतना पेड़ पौधों के अंदर भी दर्द है। हम जितना पोल्यूशन फैलाते हैं वो गुस्सा हम पे करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा वो कैसे करेंगे उनको समझ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुदरत सभी के साथ है और कुछ आप लोगों के साथ ऐसा विनाशकारी लीला रची जाती है जो आप जो है खुद भी नहीं समझ पाते हो कि ये लीला क्यों रची गई है, तो जो है कुछ प्राकृतिक ने हमें संकेत दिया है। अब देखिए, एक कोरोना वायरस भी था, इसी बेस पे था। कहते हैं कि हम पौधे को जो है पृथ्वी का लंग्स कहलाती थी ना, कि पृथ्वी का जो लंग्स होता है पेड़ पौधे हैं, और हमारे जो है कोरोना वायरस कहाँ पर अटैक किया, लंग्स पे। तो इसका मतलब है कि कुदरत हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है और शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग समझ जाते तो शायद हमारी दुर्दशा ऐसी नहीं होती। और आपको क्या लगता है, आने वाला समय में इससे भी भयंकर घटनाएं घटने वाली है जिसको शायद किसी को भी ज्ञात नहीं है, और ऐसी घटना घटेगी जिसका कोई भी ना तो इलाज होगा ना कोई सलूशन होगा, ठीक है। फिर जाके हम जो होंगे पुराने पद्धति को ही अपनाएंगे। चलिए, ये कहते हैं, इसलिए मैंने बोला क्योंकि कहते हैं हमारा शरीर और पेड़ पौधा काफ़ी मिलता जुलता ही यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है। अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट जो है जीव। देखिए, विभिन्न अंग तंत्रों में मिलकर बना एक शकल विशिष्ट जीव, उदाहरण मानव बंदर अथवा सरसों का पौधा। अगर मानव बंदर लेते हो तो सरसों का पौधा जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें जीव कहलाते हैं और अंग तंत्र जो है मिलकर एक सकल विशिष्ट जीव बनाते हैं। सरसों का पौधा में भी ऐसा ही प्रतिक्रिया होती है जैसे मानव और बंदर में होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जो है आगे जो है 6 चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। NIOS के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो टॉपिक आपके लिए है वो टॉपिक देखिए और उसका जो है फ़ायदा उठाइए और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIOS बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।